बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सियासत की खबरें तो हर रोज़ चलती रहती हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर और आवाम की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आज के क्रिकेट मैच में थी, जहां पाकिस्तान शिकस्त तो खा गया भारत से, लेकिन इतना दिलचस्प मैच हुआ कि सारे दिन लोग टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे रहे। इस मुकाबले के दौरान धड़कनें दिल की तेज़ होती रहीं और कोशिश रही, दुआएं होती रही पाकिस्तानी टीम के लिए कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत जाए। आखिरी बॉल तक मुकाबला हुआ, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम जो हमेशा हिंदुस्तान के मुकाबले में मैदान में उतरती है, पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी होती हैं, जज्बे भी होते हैं, लेकिन मैच हारने के बाद कहीं ना कहीं मायूसी भी पाई जाती है। शायकीन मायूस होते हैं आखिरी ओवर तक, लेकिन आज शायकीन मायूस नहीं थे। उम्मीद थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन ये मैच जीता ना जा सका। आज जायज़ा लेंगे मैच का, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी का, और साथ ही साथ देखेंगे कि गलतियां कहाँ पे हुई, बेहतरी कहाँ पे थी, और आने वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम जो है उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं पूरी पाकिस्तानी टीम की और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल साहब, टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट क्रिकेटर हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से सारी खबरें आप उनसे सुनते रहते हैं। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल साहब, आज आगाज़ तो आपसे ही करना है। हदफ काफ़ी था या मज़ीद रन बनाने चाहिए थे? क्योंकि आज सारा दिन की सबसे बड़ी खबर मैच थी, और मैच हारने के बाद थोड़ी सी मायूसी तो है लोगों में, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त किया पाकिस्तानी टीम ने। देखिए, हदफ नसरुल्लाह भाई, मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त कर दिया था, बड़ी जबरदस्त रिकवरी करनी थी। दो हमारे बेस्ट ओपनर थे, वो आउट हो गए थे। पॉजिटिव साइन था। शान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करके दी, इफ्तिखार ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके दी है। इन दोनों ने संभाला, एक मोमेंटम बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही फॉर्म जो हम लोग पिछले 5-6 महीने से करते हुए आ रहे हैं, मिड ऑर्डर, वो अपॉर्चुनिटी पूरी मेरे ख्याल से कर नहीं सके जो सेट करके दी थी इफ्तिखार ने और शान ने। जैसे 50 रन बनाए थे, मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान टीम को सेंसिबल बैटिंग करते तो डेफिनेटली 180 के करीब जा सकते थे। 12 ओवरों में 100 कर लिया था, आखिरी 8 ओवरों में 10 रन आप कर सकते थे, और ये करने भी चाहिए थे। लेकिन क्रिकेट देखने को मिली, अच्छी क्रिकेट हुई, फाइट की है, अच्छी कैप्टनसी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। जहाँ पे 4 आउट थे, वहाँ पे आप छठा बॉलर यूज कर सकते थे, एक आधा ओवर निकलवा सकते थे। लास्ट पे नवाज को ना बॉलिंग करनी पड़ जाती, क्योंकि लास्ट में स्पिनर कोई भी करे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता उसके लिए 16-17 रन सेव करना है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने अच्छा साइन है कि विदाउट बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम ने मुश्किल पिच पे 159 रन बनाए हैं। शहीन ने रन किए हैं, हारिस रऊफ ने किए हैं। और मेरे ख्याल से कल से मैं कह रहा हूँ, बल्कि लास्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जो खेली है पाकिस्तान में, उस वक्त से कह रहा हूँ कि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ आप ना खेले T20, आप छठा बॉलर डालें। और क्योंकि हमारे पास 5 में किसी एक को मार पड़ती है, तो छठी ऑप्शन अच्छी होनी चाहिए। तो वही देखिए, आज जरूरत पड़ी है, तो हमें जरूरत थी छठे बॉलर की, वजह से नवाज को लास्ट ओवर करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान टीम ने अच्छी फाइट की है, जबरदस्त मैच हुआ है। इंडिया की टीम देखी जाए, लेकिन कामरान साहब, हमारा मिडिल आर्डर जो है वो कमज़ोरी दिखाता है, हम मुश्किल में रहते हैं। इस पर कब तक हम काबू पा लेंगे? दूसरी आपने बात की कि फास्ट बॉलर हमने कम खिलाया। अगर हम फास्ट बॉलर होता, नवाज के पास आखिरी ओवर ना होता, तो आप समझते हैं कि हम आसानी से जीत जाते? देखिए, ये फिर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की इतनी लंबी पार्टनरशिप ही ना होती, क्योंकि हमारे पास 3 फास्ट बॉलर थे, 2-2 ओवर वो पावर प्ले में कर गए हुए थे, तो इसलिए स्पिनर्स को ओवर करने पड़े। इंडियन टीम में देखिए स्पिनर्स ज्यादा नहीं, उन्होंने 3 ओवर किए हैं, टोटल 4 ओवर किए हैं स्पिनर्स ने। उनके पास 4 फास्ट बॉलर थे, इसलिए 160 हुए हैं, वो भी नीचे से हुए रन, लेकिन उनको फायदा हुआ। और जहाँ तक बैटिंग की आपने बात की, लॉस है, हम कहते हुए आ रहे हैं नसरुल्लाह भाई कि बैट्समैन कम करें, लेकिन उनकी कह सकते हैं करनी इन्होंने अपनी, ऐसी जिन्हें मर्जी मशवरे दे रही है, उन्होंने कोई टाल नहीं सकता। अब्दुल कादिर ख्वाजा, स्टेडियम में क्या सूरत हाल रही? पाकिस्तानी कितने शायकीन थे? मायूसी तो देखने को मिली होगी। कैसा खेल जो है वो लोगों ने देखा वहाँ पे, शायकीन की अगर हम बात करें तो? देखिए सर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जब ये इंडिया में नहीं बना था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उससे पहले सबसे बड़ा दुनिया का कैपेसिटी वाइज स्टेडियम था। अब आज जो थी वो 90,000 से जायद
शायकीन क्रिकेट ने मैच देखा पाकिस्तान इंडिया का, 70% जो है वो ब्लू शर्ट्स का क्राउड था, इंडिया का क्राउड था, 30% जो है वो पाकिस्तान का क्राउड था। लेकिन मैंने आज से पहले जितने भी मैचेस कवर किए हैं, पाकिस्तान इंडिया के हों या वर्ल्ड कप के या एशिया कप के, तो उनमें इतना क्राउड जो है वो सुपर चार्ज ने देखा। हालांकि एक हफ्ता पहले से ही ये बात जो है वो काफी खटखटा रही थी तमाम अफराद को जिन्होंने टिकट्स परचेज कर रखी थी ऑस्ट्रेलिया में और पूरी दुनिया में लोगों ने इस मैच के लिए कि बारिश होगी, और बारिश की वजह से काफी हद तक जो है वो लोग जो है वो डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन गुज़श्ता रोज भी बारिश की पेश गोई थी, बारिश नहीं हुई। आज सारा दिन बड़ा अच्छा मौसम रहा है, जैसे ही धूप निकली तो शायकीन क्रिकेट ठीक है। वहां पर जो है वो ढोल लेकर आए हुए थे, बड़ी तादाद में लोग थे, बड़ा एंजॉय किया लोगों ने फेस्टिवल की तरह। आज संडे भी था और मेलबर्न का मौसम भी ठंडा था, इस वजह से लोगों ने इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 30% क्राउड था वो पाकिस्तानी क्राउड काफी मायूस होकर गया। अब्दुल माहिद भट्टी साहब, जैसा कि हमने कामरान साहब से भी पूछा कि टारगेट काफ़ी था, आसानी से जो है इसको चेज़ करना मुश्किल था, या आप समझते हैं कि मज़ीद रन अगर होते तो हमारे लिए ये बहुत आसानी से मैच हम जीत सकते? मेरे ख्याल में 15 से 20 रन पाकिस्तान की टीम ने कम बनाए। हमने इतने पावर हिटर अपनी टीम में रखे हुए हैं और बार बार टीम मैनेजमेंट को कहा जाता है, बिल्कुल मैं कामरान अख्तर की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। हमारे पास मोहम्मद वसीम मौजूद है, वो अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। फहीम अशरफ तो हमने सिलेक्ट नहीं किया। मेरा ख्याल में आसिफ अली, आज मैं चेक कर रहा था कि 55 या 56 T20 इंटरनेशनल खेलकर एक भी उसका 50 नहीं है। तो मेरे ख्याल में बार बार हम मौके दे रहे हैं, लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच हुआ पाकिस्तान इंडिया का। लोग इसी तरह मैच देखना चाहते थे। कादिर ख्वाजा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो होती है जब पाकिस्तान की टीम हार जाए, लोग बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया का मैच आसाब का मैच होता है। जो टीम अपने नर्व पर कंट्रोल रखती है, आप देखेंगे विराट कोहली क्योंकि दुनिया के टॉप के बैट्समैन है, करीब लेकर गए मैच को, बाद में उन्होंने मैच को फिनिश कर दिया। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा ब्लंडर नजर आया वो यही था कि मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर करवाना। ये मेरा ख्याल में बहुत बड़ी गलती थी जो पाकिस्तान को जिसका खमियाजा शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। ठीक है, कामरान अकबर साहब, जो भट्टी साहब बात करें आसाबी मैच, पाकिस्तान और भारत के माबैन जब मैच होता है आसाब की जंग होती है, शायकीन भी प्लेयर्स की भी। आज क्या ये दबाव था पाकिस्तानी टीम के ऊपर? दबाव पाकिस्तान की टीम पे नहीं था, वो इंडियन टीम पे था। मतलब भाई आप देखें कि 4 दिन पहले जैसे बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट आई, जैसे दुनिया ने, हमारे क्रिकेटरों ने, इवन उनके मीडिया ने भी ये कोई अच्छी चीज नहीं कही। जैसे एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा था तो प्रेशर उनकी तरफ था। फिर लास्ट वर्ल्ड कप का मैच आ रहे थे, एशिया कप में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस इंडियन टीम पे हुई थी। हमारी टीम का मोमेंटम बना हुआ था, ट्रायंगुलर सीरीज न्यूजीलैंड में जीते हैं हम लोग, एशिया कप का मैच जीते हुए हैं। उस चीज का फायदा हमें होना चाहिए था। हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, शाहीन क्या फिट हो गया है, ठीक है, वो वैसा रिदम नहीं था, इंजरी के बाद आया। मेरे ख्याल से अगर पहले न्यूजीलैंड सीरीज में अगर ट्रायंगुलर सीरीज के 1-2 मैच खेल लेता तो ये इसका रिदम इससे ज्यादा बेहतर होना था, लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन डेफिनेटली इतना बड़ा क्राउड चार्ज हुआ हो, दुनिया देख रही हो, आपके चैनल, हमारे चैनल, इंडिया के चैनल एक दूसरे के साथ टाकरा करें, प्लेयर टू प्लेयर बातें हो रही हैं, और देखिए ऐसा मैच तो होता ही है। लेकिन एक चीज मुझे आज नजर आई है कि विराट कोहली आज मॉडर्न डे का क्यों किंग है, क्यों वो मैच विनर है, क्यों परफॉर्मर है, क्या पैशन है, क्या क्रिकेट है, उसकी इनिंग्स से हम लोगों को सीखना चाहिए। यंग बच्चे जो अंडर 15, अंडर 19 जो पाकिस्तान टीम में आने के लिए बेताब है, चाह रहे हैं खेलना, जरूर इसकी बारी देखें कि उसका प्रोसेस क्या, रन करने का, मैच जितवाने का, इनिंग्स को लेके जाना, एंड तक जाना, कैलकुलेशन करके खेलना। कि नवाज का ओवर हमने पहले भी कहा था लास्ट में करेगा तो रन हो जाएंगे, तो वहां पे हमारी नलायकी से समझता हूँ मैं कि हम लोगों ने बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। जब 4 आउट हुए हैं, विराट कोहली 21 बॉलों पे 12 रन किए हुए थे, तो वहां पे आप इफ्तिखार को या नवाज को ओवर करवा लें, खत्म करवा लें, फिर लास्ट में जाके हमारे फास्ट बॉलर मेन बॉलिंग करें, ना कि हम लोग स्पिनर्स करें वहां पे जहाँ पे स्पिनर्स खेलना आसान है, फास्ट बॉलर्स को खेलना मुश्किल है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस मैच का मजा आया।
पारी देखने का मजा है, इफ्तिखार, शान। ठीक। लेकिन जो मैच सेकंड चेस करते हैं ना नसरुल्लाह भाई, जब 4 आउट हुए हैं 45 पे 10 ओवरों जी में, जी उसके बाद आखिरी 10 ओवरों में 115 रन ठीक। करने इतना आसान नहीं होता ऐसी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ। कोई वही प्लेयर कर सकता है जिसको अल्लाह ने स्पेशल बनाया होता है, वो उसने करके दिखाया विराट कोहली ने अपनी ठीक है। टीम के लिए। ठीक है भट्टी साहब, नवाज को जब ओवर मिला, आखिरी ओवर, तब आपको उम्मीद थी कि ये मैच हम जीत पाएंगे, या आपको भी खदशा था कि नहीं ये स्कोर बन पाएगा? देखिए मलिक साहब, नवाज की पाकिस्तान के लिए सर्विस तो बहुत है। आपको याद होगा 4 सितंबर को दुबई में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो नवाज ने अपनी बैटिंग के जरिए पाकिस्तान को एक गेम पहले मैच जितवाया। अभी जो फाइनल हमने जीता है कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में ट्रायंगल सीरीज का, वहाँ भी नवाज ने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को मैच जितवाया। बॉलिंग में भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन कामरान अकमल जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में बीच में एक आध ओवर इफ्तिखार को देके नवाज से आखिरी ओवर करवाना कप्तान की तरफ से दानिशमंदी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर नवाज को हम नहीं कह सकते कि नवाज ने गलती की। मेरे ख्याल में कप्तान को थोड़ी या तो मिसकैलकुलेशन हो गई या ओवर कॉन्फिडेंस से मेरे ख्याल में आखिरी ओवर या तो हारिस को देना चाहिए था, क्योंकि आज हमें रिदम में नजर नहीं आया। शाहिन अफरीदी थी, शाहिन अफरीदी का रिदम में न होना भी एक फैक्टर था। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप का पहला मैच था, पाकिस्तान ने अच्छा आगाज किया, ठीक है मैच हार गया, लेकिन अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। अगर यहाँ से हम अपनी गलतियों से सीखें तो टूर्नामेंट में किसी अच्छी जगह स्कोर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे सियासी खबरों की जानिब, और सियासी खबरों में भी खासी गर्मी है, उस गर्मी का भी जायज़ा लेंगे, और साथ साथ ये देखेंगे कि जो मुलाकातों की बात की जा रही है, हुकूमत भी मिल रही है इस्टेब्लिशमेंट से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मिल रही है, नतीजा क्या निकलेगा? इमरान खान साहब भी मायूस हैं, हुकूमत अगर कारकर्दगी बेहतर नहीं करती तो फिर उसके लिए क्या हालात होंगे, इसका भी जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ बड़ा एक अहम नुकता, एक अहम पॉइंट, चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान को धमकियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से जान से मारने की धमकियाँ, हम जा किस तरफ रहे हैं? अगर एक फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर धमकियाँ देंगे एक इदारे के सरबराह को, तो उससे पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की अनारकी फैलेगी, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब एजाजुल हक साहब। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। एजाज साहब ये बताइएगा कि आपने भी कुछ मुलाकातों का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब मिलने जाते थे, अब इमरान खान साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है, नतीजा इमरान खान साहब के भी हाथ कुछ नहीं आ रहा। इन मुलाकातों का फिर विनर कौन है? देखें, ये तो एक ऐसा सिलसिला है जो चलता रहता है, इसमें ना विनर होता है कोई लूजर होता है, इसमें सिर्फ बेटर सेंस को प्रिवेल करना होता है। जब देख लें कि मुल्क के हालात जो हैं वो इस नैच पे पहुंच गए कि कैच 22 की सिचुएशन आ गई है, तो उससे मुल्क को निकालना है। मुल्क रोजाना दलदल में दस्ता जा रहा है, मईशत खराब हो गई है, कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है, मतलब उन तमाम मामलात को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के अलावा तो कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से आप इस मुश्किल से इस मुल्क को निकालेंगे। 10 माह रह गए इलेक्शन में, उस 10 माह को जिद बना के आप जो है वो पूरे मुल्क को दाव पे लगाएं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। एजाज साहब, आपने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, क्या कोई ऐसा वसीतर डायलॉग हो सकता है जिसमें हुकूमत भी शामिल हो, इमरान खान साहब भी शामिल हो, ताकि कोई दरमियान का रास्ता निकाला जा सके, ना फौरी इंतखाबात, ना हुकूमत की ख्वाहिश के अपनी पूरी मुद्दत करना? देखें, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे कि जहां पर तीसरी पार्टी ने आकर तो मुज़ाकरात किए या फिर एक किस्म का न्यूट्रल कर दिया सबको। वहीद काकड़ साहब के ज़माने में भी हुआ था, जब मुहाज़राई हुई थी तो फिर अलग अलग करके तो फिर एक घर चले गए और बाद में इलेक्शन करवा दिए उन्होंने। इसी तरह धरने के दौरान जो 126 दिन का धरना था, उसके दौरान भी जनरल रहीम चीफ ने अपना किरदार अदा किया था। और इसी तरह से मौजूदा सूरत हाल में आप देखें, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ जाएं, कोई तीसरा फरीक बीच में पड़ सकता है। अदालतें कुछ अपना किरदार अदा कर सकती हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं मेरे ख्याल में।
कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर उनकी कोशिशें जो है वो सिंसियर हों तो कोई ना कोई रास्ता इसमें से निकल आएगा। इजाज़त हक साहब, बाद लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब मार्च करेंगे, हर हाल में मार्च करेंगे। हालात वहाँ जा सकते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तीसरा फरीक खुद आ सकता है। देखें, मैं तो समझ रहा हूँ कि उससे पहले कि वो ऐलान करें, सबको मिलकर एक ऐलान कर देना चाहिए कि इलेक्शंस की एक डेट अनाउंस कर दें, चाहे वो मौजूदा सूरत हाल में जब इलेक्शन हो रहे हैं उससे 2-3 माह पीछे कर दें, ताकि सब बैठ सकें आपस में और बैठकर इसका कोई रास्ता निकाल सकें। वरना देखें जो मईशत के हालात हैं इस वक्त, क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुकम्मल हो सकता है कि सारा बोझ उठा सके? आपके रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपना LNG को इंपोर्ट कर सकें, आपके आपके पास जो है आगे तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं होने। तो इन तमाम हालात में आपका दफा जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आप अपना सारा इक्विपमेंट ना ले सकें, अपना एमुनेशन ना ले सकें। तो इन सारे मामला से हटने के लिए कोई जिद तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी अना सबकी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से बालातर तो किसी की अना नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए, मुल्क को सामने रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालने का सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर कुछ लोग इस बारे में सोच भी रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की आखिरी मीडिया टॉक तो बड़ी मायूसी वाली थी कि मुझे पता ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये भी कहा कि शायद मेरा आपसे ये बातचीत आखिरी बातचीत हो, यानी वो ये बात कह रहे थे कि मुझे जेल जाना पड़ जाए। महाजराई तो अपनी पीक पर है, इसलिए लोग ये बातें कर रहे हैं कि कहीं जमहूरियत की पटड़ी जो है वो गाड़ी पटड़ी से उतर सकती है। देखिए, मेरे इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार वही होंगे कि जिनके पास इख्तियार है और वो बेख्तियार हो गए हैं। जिनके पास इख्तियार है उनको चाहिए कि वो, मैं कहता हूँ कि एक तो आपकी सियासत में न्यूट्रलिटी है, सबको एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए तो कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता ना। मैं अपना किरदार अदा करूँगा, आप अपना किरदार अदा करेंगे, अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है जो इस वक्त बिल्कुल बचपना दिखा रहे हैं। यानी एक जिद है, जिस तरह एक बच्चे को एक कोई कुर्सी दे दी जाए और वो उस कुर्सी को ऐसे लिपट जाए कि भाई मैं हर चीज़ को जो है ना वो लपेट दूंगा लेकिन इस कुर्सी को नहीं छोड़। तो इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात का रास्ता खोल दिया जाए तो इमरान खान साहब भी बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। और जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि कौमी जिम्मेदारी है उनकी कि अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो बार बार कह रही थी कि वो गैर सियासी हो चुके हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट इन फ्रीकैन को बिठा कैसे सकती है? जी, गैर सियासी सियासत में गैर सियासी हो गए और उन्होंने इस बात को साबित किया है। उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जुलाई के और अक्टूबर के इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं हुई। सब इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी उन्होंने मैदान भी खुला छोड़ा, घोड़ा भी दे दिया, सवार भी उस पर चढ़ गए और अपना अपना उन्होंने जोर आजमाई भी कर ली। ये यहाँ तक तो सियासत में ठीक है, आपकी न्यूट्रलिटी, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत, जहाँ पे पाकिस्तान का आज़ादी, जहाँ पे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, वहाँ पे कोई न्यूट्रलिटी नहीं होती। वहाँ पे आपको अपना किरदार अदा करना पड़ता है और आपको अपना जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। चाहे वो आप वो करें जो कि धरने में भी तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की थी कि रहील शरीफ साहब को कि जनाब अपना किरदार अदा करें, तो उन्होंने फिर दोनों जो धरना देने वाले थे उनको बुला के और रात पूरी साथ बैठकर और एक रास्ता निकाला, जो उनके वापसी का भी रास्ता था और मुल्क में भी थोड़ा सुकून हो गया इलेक्शन तक के लिए। तो मौजूदा सूरत हाल में भी ये तो सिर्फ 10 महीने की बात है। उस वक्त तो मेरे ख्याल में 2-2.5 साल रहते थे हुकूमत के, तो ये तो सिर्फ 10 महीने की बात है। 10 महीने के लिए आप हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की लेकिन इजाज़ साहब, जिन इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन इंतखाबात के आप पर ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो उन इंतखाबात के बारे में भी कहते हैं कि धांधली की जा रही थी लेकिन हमारे वोटर्स ने नाकाम बना दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब भी जो है उनकी तनकीद की जद में है, मुसलसल उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी भी की जा रही है, बाज़ PTI रहनुमाओं की तरफ से धमकियाँ भी दी जा रही हैं।
चलो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी तो अदालत लगाकर अपना फैसला दे दिया ना। उन्होंने भी कोई कसर तो नहीं छोड़ी कि वो अदालत नहीं थी, एक मजाक बना दिया उसको तोशाखाने का, जो कि मैं समझता हूँ कि तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरीके से इसका जो है वो फैसला सुनाया गया। अब फॉरेन फंडिंग का भी एक फैसला सुना दें। कभी ऐसा हुआ है कि तोशाखाना में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी और को कोई तोहफा नहीं मिला? कोई अपने घर तोहफा नहीं लेकर गया, किसी ने अपना तोहफा बेचा नहीं, किसी ने अपने तोहफे जो है वो डिक्लेयर किए बगैर घर नहीं लेकर गए। यहाँ तो लोग अपना सरे महल हड़प करके, स्विट्जरलैंड के पैसे हड़प करके, उस पर तो किसी ने नहीं पूछा। अदालतें भी खामोश हो गई जिन्होंने कहा था। इजाज साहब वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इमरान खान साहब ने ये जो तोहफे लिए उनको जाहिर नहीं किया अपनी आमदन में, ये इसका जिक्र नहीं किया, गलत बयानी की जो उन्होंने अपना बयान दिया। चले, करप्शन तो नहीं थी ना, नेग्लिजेंस थी। उन्होंने इतराफ कर लिया कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं डिक्लेयर कर सका, मैंने एफबीआर में डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, उनको जबा करेंगे? या तो यही मामला फिर मियां नवाज शरीफ के ऊपर नहीं आता सादर कि मियां नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो डिस्क्वालीफाई हो गए? मैं तो कहता हूँ उनको भी वापस ले आए ताकि वो भी मैदान आजमा लें, इनको भी ठंड पड़ जाए, कोई बीच का रास्ता तो निकाले ना। यानी आप समझते मियां नवाज शरीफ की भी नाअहली खत्म करें, इमरान खान साहब की भी नाअहली खत्म करें, इंतखाबात हों? हाँ, नाअहली इमरान खान की तो कोई नाअहली आई नहीं, वो तो कोर्ट में जाएंगे, वो रिवर्स हो जाएगा सारा मामला। ये जितने नैब के केसेस इन्होंने अपने वापस करवाए ये भी खुल जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, पाकिस्तान है भाई। ये क्या आपने जमहूरियत का मजाक उड़वा रहे हैं? सारी दुनिया में आपका तमाशा लगा हुआ है। आप अखबारात तो उठा कर देखें, बाहर के टेलीविजन लगा के देखें कि पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे। आप लंदन में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से कोई राब्ते का इम्कान है, ये कोई बातचीत होती है आपकी? नहीं, मेरी कोई अभी इम्कान नहीं है, ना ही मुलाकात का कोई इरादा है। अगर वो पाकिस्तान जाने का फैसला करेंगे तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह मुलाकात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़ हक साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे कंवर दिलशाद साहब। उनसे पूछेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को जो मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, उन धमकियों के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, और ख़ास तौर पे जब सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चले कि ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, पीटीआई के बाद रहनुमा अपने वीडियो बयान जारी करें जिसमें ये कहें कि उनके घर को आग लगा देनी चाहिए। मुल्क किस तरफ जा रहा है, पूछेंगे कंवर दिलशाद साहब से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की कि उनको धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से, जान से मारने की धमकियां। इमरान खान साहब को जब से उन्होंने नाअहल करार दिया, एक पूरी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है और वीडियो बयान जारी किए जा रहे हैं जिसमें उनके घर के बारे में बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके बेटे कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है, उनका कारोबार कहाँ पे है। फिर साथ नीचे लोग सोशल मीडिया पर उनके घर के बारे में, उनके मालूमात को शेयर करने की बात कर रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपना वीडियो बयान जारी कर रहे हैं जो उम्रे पर गए हुए हैं। ज़रा सुनिएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वीडियो पैगाम में क्या धमकी दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान को, और इस किस्म की धमकियों के बाद किसी एक इदारे के सरबराह की जान को कितने खतरात लाहक हो सकते हैं। सुनिएगा ज़रा, ये वो मुरीद के एक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्रे पे गए हुए क्या कह रहे हैं। मैं खुर्रम महबूब मदियाल, जनरल सेक्रेटरी तहसील मरीद के पीटीआई लेबर विंग। मैं इस टाइम उम्रे की शहादत वास्ते आया वहाँ सऊदी अरब। मैं इंशाल्लाह एक दो दिनों की फ्लाइट से वापस आ रहा। इलेक्शन कमिश्नर को मैं एक मैसेज देना चाहना, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान छड़ के चल जाए, दुनिया के जितने भी होएगा मैं बताते खुद तेनों भी मारांगा, तेरी फैमिली ने भी मारांगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे यह भी कहा जा रहा है कि उनके घर को आग लगा देनी चाहिए। ट्विटर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ अहम रहनुमा इस किस्म की जब जुबान इस्तेमाल करें तो उसके नीचे अगर आप कमेंट्स में जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको जान से मार देना चाहिए। इससे पहले भी शीरी मिजारी साहबा जो इंसानी हकूक की वफाकी वजीर रही, फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात रहे, उन दोनों के बयान ज़रा वो भी सुनिएगा। शीरी मिजारी साहबा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर क्या कहा था।
अंदर सुल्तान अंदर ही बंद रहा, जिस दिन निकलेगा इधर से इसको पता चलेगा। काम पुलिस की से। फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके और पीटीआई के दीगर रहनुमा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल कर चुके, जिसके बाद से एक सिलसिला चल निकला और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके बाप को भी ये फैसला वापस लेना होगा। साथ ही साथ जिस किस्म की गालियां दी जा रही हैं वो टेलीविजन पर बयान भी नहीं की जा सकती। फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ गमो गुस्से का इजहार ऐसे ही किया था। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल। कमर दिलशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जायजा लेंगे कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, जहां एक आईनी इदारे के सरबराह को जान से मारने की धमकियां दी जाती हों, उस पर कानून खामोश कैसे रह सकता है, उस पर इदारे कैसे खामोश रह सकते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या हो सकती है। कमर दिलशाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि जिस किस्म की कंपेन चलाई जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ और जिस किस्म की मारने की धमकियां दी जा रही हैं, यहाँ तक के कहा जा रहा है कि उनके घर को आग लगा देनी चाहिए, उनके कारोबार, उनकी ज़मीन और उनके तमाम जो दीगर मकामात जहाँ जहाँ वो जाते हैं उसका तज़किरा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। क्या हालात हैं और क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि एक आईनी इदारे के सरबराह को ऐसी धमकियाँ मिलें? ये सियासी जमात का रवैया आप दुरुस्त समझते हैं? दरअसल बाज मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जब इलेक्शन, दरअसल इनका सारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ही तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर्द ही घूम रहा है। पूरे जितने बड़े अहम केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ जेर समात है, लेकिन बदकिस्मती है हमारा अदालती निज़ाम इतना ज़्यादा पशीदा अबहम ज़्यादा है और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं हमारी अदालतों को कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो चार्जशीट कर दिया था, जब फर्द जुर्म आयद करने का वक्त आ गया था, तो उन अदालतों ने इन पर हुक्म इतनाई जारी कर दिया। अब तकरीबन 1.5 महीना हो गया वो हुक्म इतनाई ख़त्म नहीं हो रहा, जिसकी बना पर इनकी ज़बान दराजियाँ बढ़ गई है। गिरट बाकिया देने वाले लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये वैसे एक बात है, जितनी ये बुरा भला इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में इतनी इंतहाई ख्वाहिश गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत हो रहा है। अब ये जब अपनी अपीलें लेकर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जब आला अदालतों में जाएंगे, तो आला अदालत के जो मौजूद जज हजरात हैं वो भी इनकी सारी सोशल मीडिया पर, अखबारात में हर जगह जो है वो सुन भी रहे हैं और वाच भी कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि ऐसी शख्सियात जिनके पास बहुत बड़ा आईनी इदारे के सरबराह है, उनके बारे में जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास बड़े अहम केसेस हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। अब अभी हमें आपको इतला दे देता हूँ, हमारी इतला के मुताबिक कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन सब के खिलाफ एक रेफरेंस भिजवा रहे हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि ना हमने तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इसी तरह फॉरेन फंडिंग का ममनुआ फंडिंग के हवाले से और इमरान खान ने जो जाली सर्टिफिकेट दिया अपने उसकी सेक्शन 210 के तहत, उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। चार्जशीट हमने कर दी है, हमने फर्द जुर्म ऐद करना है, तो लेकर अदालतों ने हुक्म इतनाई जारी करके हमारे रास्ते बंद कर दिए और हमें मफलूज कर दिया, हमारे इदारे को ज़मीन बोस कर दिया। तो आप हमारी मदद करें। तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम रेफरेंस दाखिल कर रहा है। तो ज़ाहिर है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब वो सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे और महसूस भी करेंगे कि आईनी इदारे के सरबराह का क्या हो रहा है। एक तो बड़ा फैसला वहाँ से आ जाएगा और मुमकिन है कि हुक्म इंतनाई ख़त्म हो जाए, और जब हुक्म इंतनाई ख़त्म हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन तौहीन के बारे में इमरान खान है, असद उमर है, फवाद चौधरी है, इन सब के बारे में जो अपना फैसला वो मेरिट पर आइन और कानून की रोशनी में सुना देंगे। इसके बाद जो बाकी छोटी क्या छोटे लेवल कमर दिलशाह साहब आपने एक लंबा अरसा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ गुजारा। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तनकीद होती रही है, सियासी जमातें तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, लेकिन इस किस्म की धमकियाँ, बराह रास्त धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ
क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने माजी में भी ऐसा किया है कि पूरी कभी नहीं हुआ। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े अहम फैसले किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन कभी वो ठीक है, वो तनकीद करते हैं, फैसलों पर तनकीद करते हैं, वो उनका राइट बनता है हर सियासी जमात का। लेकिन ये भरा इन्होंने तमाम जो है वो रेड क्रॉस जो क्रॉस कर दिया, रेड जोन को भी क्रॉस कर दिया। इन्होंने चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ा, कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं महसूस हो रहा कि उनके खिलाफ कितनी कंपेन चलाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बारे में चलाया। इसके बाद हमारी अस्करी क़यादत के बारे में इन्होंने किस तरह जुमले कहे हैं और उनको मीर जाफर मीर सादक का खिताब दिया, फिर इसके बाद एक्स भाई के खिताबात देते रहे। तो सारे इदारों को उन्होंने लपेट में लिया हुआ है। लेकिन इसीलिए अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जुमे को फैसला किया, वो ठीक है। वो जस्टिस बरवाना साहब जो हैं, उनकी बीवी को बड़ा शदीद डेंगू अटैक हो गया था, उन्हें फौरी तौर पर झंग जाना पड़ गया था, लेकिन वो दस्तखत उन्होंने आज कर दिए और वो मंडे को कल जो है वो अपना वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की, उस पर अपलोड कर देंगे। कापियां ले लें, जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएँ, अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएँ, आलमी बैंक अपने आलमी अदालतों में चले जाएँ और कल जाकर फैसला ले लें कापी जाकर। कितना उन्होंने शरअंगेज प्रोपगंडा किया ऑनरेबल मेंबर के बारे में, भरवाना के साहब के बारे में कि जनाब वो छोड़ गए हैं, चले गए, नाराज हो गए हैं। वो सब बातें शरअंगेज गलत बातें साबित हो गई, दस्तखत हो गए हैं। और उसके बाद वो मंडे को लोग अपने लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, घर को आग लगाने की बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं? क्या दर्ज होंगे? नहीं, ये दर्ज तो हो सकते हैं, जैसे आपने फरमाया है। कल इसके बारे में हम भी बात कर लेंगे, बाकायदा इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दें। तो लेकिन इसके साथ लेकिन हमारी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, या हमारे पास ये इतलाई है और खबर भी है कि ये इनकी चीफ इलेक्शन के बारे में हमारे जो आला जो हमारी सियासी जो हमारी जो है ना हमारे सेंसिटिव इदारे, अस्करी क़यादत के बड़े बड़े अहम इदारे जो हैं, इवन अस्करी क़यादत के सरबराह जो हैं, उन सबको इल्म में है और उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। यानी बहुत हसास इदारों के भी यहाँ के तक हमें खबर मिली है कि बाकायदा ट्रिपल ब्रिगेड भी जो है वो भी इनके बाकायदा देख रही है, उनके तमाम हिफाजती अमूर को भी देख रही है, कि घर को भी देख रही है, जहाँ ठहरते हैं वहाँ भी है, दफ्तर में भी बड़ा इंतजाम किया हुआ है। और बाकायदा हमारी जो बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, IB है, ISI है, तमाम इदारे जो हैं उन्होंने पर बड़ी निगाह रखी हुई है। ये तो किसी बाकी मूली नहीं है, क्या कर लेंगे इनको, तो जबड़ा जो है वह लाते रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। इसके बारे में ये बहुत शुक्रिया देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को धमकियां, इदारे के सरबराह को धमकियां, मुल्क के अंदर एक अनारकी और फसाद की तरफ ले जाने वाली बात है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।